क्या कुछ चल रहा है। बहरहाल टैक्सेस की बात हो रही है ना, तो फटाफट से जरा आपको एक और खबर की ओर लिए चलते हैं, बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा साहब का बड़ा बयान सामने आया है और मनोज सिन्हा साहब का यह मानना है कि 40% आबादी जो जम्मू कश्मीर की है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स से 40% आवाम जो है वो मुस्तस्ना कर दी गई है, क्योंकि उनके रिहायशी जो बंदोबस्त है वो उस दायरे में नहीं आ रहा है। बाकी मानदा जो लोग हैं उन्हें देना पड़ेगा 600 रुपये से 1000 रुपया सालाना, जो कोई महंगा नहीं है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो उन्होंने वहां पर गिनवाने की कोशिश की है। फिर कमर्शियल पर जो हंगामा पिछले कई दिनों से चल रहा है उस पर भी कहा गया कि बहुत ही नॉमिनल टैक्स है जी, जब आप चंडीगढ़, दिल्ली और दीगर जगहों पर जाएं। इसलिए यह टैक्स जो लगाया गया है दरअसल यह मजबूरी है, क्योंकि जो नीति आयोग है उन्होंने वो पैसा देने से साफ मना कर दिया तब तक जब तक ये तमाम तर शिकें पूरी नहीं होंगी जो मरकज की तरफ से पहले लगाई गई है। और अब इस पूरे मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स के, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चैम्बर हो, कॉमर्स हो, इंडस्ट्री से लोग हो, जनरल लोग हो, उनके साथ सलाह मशवरों का सिलसिला भी जारी है। उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है और उनका फीडबैक भी लेने की कोशिश की जा रही है, जम्मू में भी, कश्मीर में भी। लेकिन याद रखिएगा, ट्रेडर्स बॉडी, इलेक्टेड ट्रेडर्स बॉडी जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर सरकार के मुखालफत में नजर आ रही है। साबिक बार एसोसिएशन जम्मू इसके मुखालफत में नजर आई और कश्मीर से भी आवाजें इसी तरीके की आई कि जम्मू जो लगातार ठीक बिजनेस कर रहा था, जब वो इसके हक में नहीं है कि वो दे सके, तो कश्मीर वाले किस तरीके से जो लगातार एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं। बहरहाल बैच अपनी जगह, लेकिन क्या कुछ मनोज सिन्हा साहब कह चुके हैं आज दिन में एसकेआईसीसी में, जहां पर हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया, लेकिन जब सवाल पूछा गया टैक्स का तो खुलकर उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। इस पर गुफ्तगू भी करेंगे, मेरे साथ दो मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1500 स्क्वायर फुट के नीचे। इसका मतलब कि अधिकतम 1000 रुपए एक वर्ष में 1000 रुपए एक वर्ष में, माने 1000 रुपीज मैक्सिमम इन 1 ईयर। और इसमें भी 2,03,600 में से 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं, तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। तो इसलिए सामान्य आदमी की चिंता हमने की है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे, उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे ही कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज में मिलाकर। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की, और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये। और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500, 550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मान लीजिए। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जो जिनको साल में 2,000 से कम देना, ये भी तीनों शहरों से 1/10 है। तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है। और बार बार हमने दोहराया है कि ये जो धन आएगा वो उसी कॉरपोरेशन के, उसी म्यूनिसिपैलिटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन बन सकें उसके लिए काम किया जाएगा। सामान्य आदमी की नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो इसके लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का वो सुन रहे थे, जो डिटेल में बता रहे थे कि जनाब ये जो सारा मामला है ये कैसे चलेगा, किसको कितना अप्रोक्सीमेटली पैसा देना होगा, और टैक्स कैलेंडर और टैक्स का जो कैलकुलेटर है वो कल भी उन्होंने जारी कर दिया था। मेरे साथ दो मेहमान हैं, डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। अवतार सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर है और ये भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब जरा आपसे पहले शुरुआत करूंगा।
पिछले दिनों जब ये गुफ्तगू चल रही थी कि इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस होगी, तो इलेक्टेड बॉडीज को ये लग रहा था कि जनाब हमें तो बाईपास किया गया, हमारी से कहां पर है, नंबर एक। फिर दूसरी हवा ये बनी कि जनाब अब तो मारे जाएंगे क्योंकि हजारों रुपया जो है वो देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स कैलेंडर ये बता रहा है कि जनाब देना पड़ेगा, बहुत कम देना होगा लेकिन देना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब ये भी खबर है कि जनाब कंसल्टेशन के दरवाजे खोल दिए गए हैं, प्रोसेस चल रहा है जी, और भी कुछ होगा, देखा जाएगा। किस तरीके से सरकार की इस मशक को आप देख रहे हैं जो की जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से? डॉक्टर बख्शी साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, कैरी ऑन करें सर। जो भी आज तक 2019 5 अगस्त के बाद जितने भी फैसले किए गए, तो उनमें क्या था कि फैसला पहले किया जाता है, फिर लोगों से कंसल्टेशन की जाती है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज ये ऑर्डर निकाल के आप कहते हैं जी हम कॉमर्स वालों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करेंगे। आपको मैं मिसाल दूं पंचायतों की, हमारी पंचायतों के जो टावरों के पैसे आ रहे हैं वो कई सालों से आ रहे हैं, आज तक वो किसी काम के लिए यूज नहीं किए गए, ना कहीं पे पंचायत में या किसी बीडीसी या काउंसिल की मीटिंग में बताया गया कि वो पैसा कहां पे यूज हुआ या उनका जो इंटरेस्ट आ रहा है किसके लिए रखा गया है। दूसरी बात है कि जो ये बाकी स्टेटों के बारे में बात करते हैं या उनकी तुलना कश्मीर से करते हैं, तो कश्मीर जैसी स्टेट किसी को 30 साल की मिलिटेंसी नहीं झेलनी पड़ी है, ना कि जिस तरह के, और ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि एक स्टेट को यूटी में चेंज किया गया। आप अगर तुगलकी फरमान निकाल के, आप अगर डिक्टेटरशिप करके, हर जगह एक गवर्नमेंट होती है, वहां असेंबली में बात होती है, वहां लोगों के साथ लोगों के बारे में और इकोनॉमिकल एक स्टेटस को देख के उसके बाद कोई फैसला किया जाता है। और ये जो जिन इदारों को बेचने की बात की जा रही है, यूरोपियन यूनियन तक बेचा गया कि ये जी डीडीसी इलेक्शन हुए, ये बीडीसी इलेक्शन हुए, ये सरपंचों के इलेक्शन हुए, इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। हमारी मर्जी में कैपेक्स बजट जो है, ये अवतार जी भी बैठे हैं, ये भी मेंबर है, वहां कैपेक्स बजट तक नहीं पूछा जाता मेंबरों से कि कौन डिपार्टमेंट क्या बना रहा है। ये जो टैक्स लगाने का है ये म्युनिसिपलिटियों का काम है, ये जो टैक्स लगाने का था ये इनका पंचायतों का काम था। जब इन्होंने एक फैसला कर लिया और उसके बाद अब कहते हैं जी अब कंसल्टेशन, और ये कहां से 40% को देना है जी, 60%। पहले हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी, फिर गुजर और पहाड़ी की लड़ाई थी, अब जो है अमीर और गरीब की लड़ाई है। नहीं जी हमने अमीर से लेना है, गरीब को नहीं लेना है। लेकिन आज तक ये डिफाइन नहीं कर पाए। जब एनक्रोचमेंट की बात आई तब भी यही इन्होंने बोला, खुद ही फैसले किए, खुद ही उस पर कंसल्टेशन, नहीं जी अब रुक जाना है। सो इनको कंफ्यूजन है, ये एक डिक्टेटरशिप है। ये चुनी हुई, जब तक चुनी हुई गवर्नमेंटें नहीं आती, उनको पता होती है हम लोगों के नुमाइंदे, हमें लोगों की बात करनी है। और जो जिन हालात में आज डॉक्टर साहब, ये हमारा डॉक्टर साहब, मैंने आपको रोका नहीं, बस मैं इसमें और चीज एक इजाफा चाहूंगा, बाद में अवतार सिंह साहब के पास भी चलते हैं। थोड़ी देर पहले मेरे इसी शो में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट थे, कह रहे थे जनाब जिस तरीके से हु हल्ला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की टेन्योर में भी इस बिल पर डिस्कशंस हुए हैं, फिर महबूबा साहब की टेन्योर में जब हुकूमत चल रही थी वहां पर भी डिस्कशंस हुए, और यह फैसला लिया गया कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सरकार रही नहीं, आज एलजी साहब ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया है। लेकिन जो नीति आयोग के बाइलाइंस और गाइडलाइंस है, अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं, और रफ्तार जो तरक्की है वो रुक जाएगी, वो धीमी पड़ेगी। किस तरीके से सरकार के इस टुक को देखें? और अब एक नई बैच इसमें छिड़ गई है कि ऑलरेडी पार्टीज ऑन बोर्ड, उन्होंने तो पहले ही कंसर्न दी थी असेंबलीज में। और साहब 2017 में असेंबली में ये चीज लाई गई। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब ये लाया गया कि टैक्स के बारे में बात की गई, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्योंकि वो तब एक लोगों के साथ बात हुई, असेंबली में बात हुई, मेंबर्स के बात हुई, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वही तो मेरा कहना है कि जो भी लोगों के लिए कोई कानून लाया जाता है उसमें लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता है, लोगों के नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। अब अगर एक सिंगल
लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे करके फिर पब्लिक डोमेन पे आ जाते हैं। आप एनक्रोचमेंट की बात देख लीजिए, आज आप टैक्स की बात ले लीजिए, फिर ये खुद ही बैकफुट पे आ जाते हैं। अब हम लोगों के साथ बात करनी है। देखो, ये चीजें नहीं चलेंगी। जिस जगह हम रह रहे हैं और जिन इंस्टीट्यूशंस को आपने बनाया है, आप उनको खत्म। आप मुझे एक बात बताइए, यही जो आप आज तो असेंबली नहीं है लेकिन इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशंस के पावर कहां गए? उनके साथ हुई जो म्युनिसिपलिटीज है, श्रीनगर, जम्मू की म्युनिसिपलिटी का मुझे याद है, या कश्मीर की, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हम कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर बावजूद उनके रेजोल्यूशन के यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया। दो चीजें ये क्लियर करें, हम जी डिक्टेटर है, हमने तुगलकी फरमान करना है। डॉक्टर साहब मैं आऊंगा बस आपके पास, जरा अवतार सिंह साहब के पास भी चलते हैं। अवतार साहब, आप भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हसास इलाके को आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक बड़ी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मेरे शो में इस वक्त है। ये जो लगातार कहा जा रहा है कि जनाब तुगलकी फरमान आ रहे हैं, कंसल्टेशन नहीं है, और ये जो ग्रॉस रूट इंस्टीट्यूशंस है इनको बाईपास किया जा रहा है, जी ये पहला मौका नहीं है बल्कि बार बार बाईपास किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जनाब इससे पहले भी तो पेमेंट आई है, उसका हिसाब बताएं, फिर कैपेक्स बजट में हमें पूछते बिल्कुल भी कंसल्टेशन नहीं है, अदर इश्यूज में भी यही हाल है। तो क्या वाकईतन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है, जो लगातार ये दावे पेश कर रही है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बा इख्तियार है और हमने अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है जिससे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ज्यादा मजबूत होकर काम करें, क्या आज के दिन में आप इस बात को मान रहे हैं कि हाँ मजबूत है, से है, माना जा रहा है, कहा जा रहा है? देखिए गवर्नर साहब, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने तमाम जनता और अपने व्यूअर्स को दो हाथ जोड़ के आदाब अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का ही अगर आप इश्यू आप चला रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, बताया गया कि हमारी जो इलेक्टेड बॉडीज हैं या जो पंचायती राज या लोकल बॉडीज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एम्पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास अपना एक कंसोलिडेटेड कैपेक्स बजट आया हुआ है और उसकी प्लानिंग वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पंच है, सरपंच है, बीडीसी चेयरमैन है, डीडीसी मेंबर है, डीडीसी चेयरमैन है, उसका वो खुद करते हैं। बात अगर प्रॉपर्टी टैक्स की अभी करते हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा अपने डॉक्टर हरबख्श सिंह जी को, मेरे कुलीग भी हैं, हमारी इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर ये अपने पंचायती राज के एक्ट को अगर पढ़े हैं, इनको पता है कि लोकल रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमारे उसमें एक क्लास है, चाहे पंचायत है चाहे लोकल बॉडीज है। सर, लोकल बॉडीज का मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे डिपार्टमेंट ने तमाम यहाँ के 5 सरपंच, बीडीसी और डीडीसी मेंबर्स को बाहर की स्टेट्स का दौरा करवाया। वहां आप देखिए जो ये हमारी लोकल बॉडीज हैं, सर सारी स्टेट का बजट उन लोकल बॉडीज की अर्निंग से और रेवेन्यू से वहां चलता है। उनके ऑफिसेज देखिए, अरबों रुपए का वहां नेटवर्क है और साइड बाय साइड जहां इलेक्टेड सरकार है वहां लोकल बॉडीज का वहां है। देखिए इनकम जनरेशन के लिए और सेल्फ रिलायंस किसी भी स्टेट को या किसी भी स्टेट को या किसी डिस्ट्रिक्ट को, मैं डॉक्टर हरबख्श जी से बोलूंगा, मैं खामोशी से उनकी बात सुनता रहा, खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। आपको आर्गुमेंट सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आपने अपने क्षमता होनी चाहिए। आप गवर्नर साहब इनको म्यूट कर दें। डॉक्टर साहब आपको पूरा मौका बड़े आराम से बात सुन रहा है। बजट का कहाँ पूछा जाता है? डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लीजिए ना, डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लीजिए, करवाया वो पावर्स है, ठीक है डॉक्टर साहब बस 2 मिनट सुन लीजिए ना। अवतार सिंह साहब अपनी बात सुनने पहले डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लीजिए। अवतार सिंह साहब पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे दे, उसके बाद आप रिएक्ट किए। मैंने देखा आपने रिएक्ट करना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपने बात रखी, उनको तो अपना मौका रखने दे, उसके बाद आप काउंटर करें। मैं आपको पूरा मौका दूंगा आपको काउंटर करने का। मैं इशफाक साहब ऐसे डिबेट में नहीं आता। अगर मुझे आपने पहले बोला होता, मैं इन डिबेटों के लिए नहीं, जहां तारीफों के लिए लोग बैठे हो,
एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लोगों की बात करनी चाहिए, ये शर्म की बात है। अगर मेरी बात सुनी, इनको सुनने की क्षमता ही नहीं है, आप बताइए अपोजिशन को अच्छी बात सुनने की क्षमता ही नहीं है। डॉक्टर साहब आप तो सुनिए ना पहले, अपोजिशन को अच्छी बात सुनने की क्षमता आप नहीं तो है, सुने ना पहले, इनको सुनना चाहिए। डॉक्टर साहब आप बात सुनिए ना, बैठेंगे मैं वहां पूछूंगा आपको, आप डॉक्टर साहब को सुनिए, मैं खामोश हो जाता हूँ। क्यों बोल रहे हो? हम इन्हीं की बात सुनते हैं, आपसे मैं पूछूंगा कितना एम्पावर, हम इन्हीं की बात सुनेंगे। डॉक्टर साहब ठीक है, एक मिनट अशफाक साहब, बजट 29 डिपार्टमेंट का बजट हमारे अवतार जी एक मिनट, उसी दिन लाया जाता है, हरबख्श सिंह साहब, दस्तखत करवाया जाता है। हरबख्श सिंह साहब मेरे सवाल का जवाब दे, बस एक मिनट हरबख्श सिंह साहब मेरे सवाल का जवाब दे। आपने एक बड़ा पिटारा खोला, कहा कि जनाब ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। आपकी नजर में आपने लॉजिक दिया, उस लॉजिक का जवाब तो सुने ना दूसरी साइड से। आप बिना सुने दोबारा सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं ना चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा ना। फिर आप अपने सवाल बता दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए दोबारा इसको। ऐसा नहीं ना होगा कि आप वन वे ट्रैफिक चलाना चाहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको सुनना भी पड़ेगा, लिख कर रखिए, फिर सब सवालों का जवाब दे। आपको जहां जहां पर ऐतराज हो आप बता दें कि यहां मुझे ऐतराज है। अवतार सिंह साहब आप गलत बता रहे हैं, आपने आईन पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें। अवतार सिंह साहब कंक्लूड करें जी अपने रिमार्क्स। मैं यही कहना चाहता हूं सर, मैं किसी के साथ झगड़ा करने नहीं, मैं इस डिबेट में कुछ अपने तथ्य रखना चाहता हूं आपको। प्रॉपर्टी टैक्स हो या पंचायत में, पंचायत का इलेक्टेड पड़ेगी। हेलो, अवतार जी कैरी ऑन करें, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 जी, तक मैं इनको बार बार वही बता रहा हूं, एक्ट में ही लगना चाहिए था, वो एक डिबेट हो सकती है। नहीं, अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है अवतार जी, वो यही है, ये डॉक्टर साहब का नहीं है। मैंने कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन बहुत सारे आपके बीजेपी के लीडर से भी बात की, वो भी कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में इस बात को मान रहे हैं कि जनाब एक्ट को बाईपास किया जा रहा है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो कॉमन इलेक्टेड लोग हैं, पंच, सरपंच, फिर उससे आगे बीडीसी, डीडीसी, फिर काउंसिल के जो हेड्स हैं, उनको तो टोटली बाईपास किया जा रहा है। यही तो डॉक्टर साहब का भी गिला है कि जनाब हमारी से कहां पर है, और जो हमें बेचा गया यूरोपियन यूनियन में ये कहकर कि सबसे ज्यादा इलेक्टेड और सबसे ज्यादा पावरफुल ये है, आज तो उस पावर का अंदाजा ही हमें नहीं दिया जा रहा है। हमें तो पता लग रहा है कि ये कहीं और रिमोट है। गवर्नर साहब आप देखिए ना, कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर इनके पास पावर्स नहीं है तो ये रिजाइन क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब अगर इनके पास पावर्स नहीं है तो ये रिजाइन क्यों नहीं करते? जी, इनको रिजाइन कर देना चाहिए अगर इनके पास अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी दी है सरकार ने, प्रॉपर्टी टैक्स का इतना बड़ा फैसला वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के डोमेन में नहीं है। हम काउंसिल में हिसाब लेते हैं और झूठ नहीं बोलते, हम टीवी पे भी वही बात बोलते हैं, काउंसिल में भी वही अब किसी की चापलूसी करने की डॉक्टर साहब का भी बोलने दे। डॉक्टर साहब चापलूसियां नहीं करनी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस्तीफा दें। डॉक्टर साहब अब जरा कंटिन्यू करें ना, कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है ऐसा, ये हादसाती लोग जो है ये हादसाती है। हम पॉलिटिकल लीडर हैं, हम ग्राउंड लेवल से आए हैं, हमने 20-20 साल पॉलिटिक्स में दिए हैं। रिजाइन किससे लेना है और कब लेना है वो हम जानते हैं। मुझे लोगों ने चुना है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोट हूँ और सबसे ज्यादा मैंडेट से जीता हूँ। मुझे 95% कितने वाली बात नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है। मुझे बोलेगा मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है, बोलेंगे मैं और लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की बात हो रही है। गवर्नर साहब रिजाइन दूंगा। गवर्नर साहब आपको इन्होंने आपको नहीं कहा। डॉक्टर साहब एक बात सुन लीजिए ना, इन्होंने आपको थोड़ी ना कहा। कोशिश मत कीजिए, मेरी बात सुनिए, मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं और उस पार्टी का जहां एक शेरनी बैठी है जिसको आपके होम मिनिस्टर साहब भी जवाब नहीं दे सकते उसके जवाबों का, तो आपकी तो बात ही नहीं है, आप मुझे जवाब देंगे। मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जो आज ललकार दे के आते हैं। हमें आपकी सजेशन की जरूरत नहीं है, जो रियलिटी है। ये सवाल जो आपने आज बोला एम्पावरमेंट का, ये काउंसिल के फ्लोर पे पूछूंगा आपसे और वही मिनिस्टर अशफाक साहब को भेजूंगा कि हम कितने एम्पावर हैं और हम लोगों को कितना झूठ बोलते हैं। आप रियलिटी फ्लोर ऑफ द हाउस में
हमारी काउंसिल में आएगी कि हम कितने डॉक्टर साहब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सिंह साहब बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है, वो ये भी है कि अब बैक टू विलेज पर भी सरकार ने सब कमेटियां जो बनाई थी उनको कहा गया जनाब जल्दी जल्दी से अपना काम समेट लें और ऑनलाइन कर लीजिए कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। क्या उस वाले प्रोजेक्ट में भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई रोल नहीं है? क्या वहां पर आपको कुछ दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिव है, अगर मैं इस वाले एक इंसिडेंट को माइनस कर दूं? अशफाक साहब, बैक टू विलेज जो है उसकी आपने बात की, बैक टू विलेज में डीडीसी मेंबर को कॉपी नहीं दी जाती, बैक टू विलेज में डीडीसी मेंबर को बुलाया नहीं जाता। आप एक सर्कुलर बताइए जिसमें बैक टू विलेज में डीडीसी मेंबर को बुलाया गया और लोगों के जो 1, 2 और 3 में हुआ है वो या पीआरआई का काम है या कैपेक्स का काम है, एक्स्ट्रा कोई नहीं आया। जो प्रभारी बने हैं उनके रहने की गुंजाइश नहीं गांव में होती, कभी सरपंच कभी जेई और कभी ठेकेदार उनके रहने का इंतजाम करता है। जो है आजकल ग्राम पंचायतें लगती हैं, ग्राम सभाएं बड़ी बड़ी लगती हैं, ठेकेदारों को यूज किया जाता है, वहां वो चाय का और टेंट का इंतजाम करते हैं। आप गवर्नमेंट के सेक्टर में बताइए जो प्रभारी अपॉइंट किए हैं उनके रात के रहने का गांव में इंतजाम है, उसके पैसे कौन देगा? करप्शन को प्रमोट किया जा रहा है। आप प्रभारी से पूछिए जितने प्रभारी है। इस सवाल का जरा ले लें जवाब, क्योंकि ये भी तो इलेक्टेड हैं, ये तो जवाब देंगे ना इसके। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जी अवतार साहब कि अगर मैं आप एक वाले इशू को माइनस करूं, दूसरे वाले इशू में भी तो यही बात है कि जनाब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है बैक टू विलेज में तो उनकी कहीं से ही नहीं दिखी, और उसके बाद जब इंप्लीमेंटेशन पार्ट आया, कंसल्टेशन पार्ट आया, वहां पर भी आपको कहां पर पूछा गया? आपकी अपनी पार्टी भी तो इससे नाराज है। किस तरीके से आप डिफेंड कर पाएंगे आज इस गवर्नमेंट को? हेलो जी 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 जी, इसमें ऑडियो जरा रुक गया था। जी जी अवतार साहब, ये जो अवतार सिंह लाइन पे हूँ। जी जी, ये जो अपना बैक टू विलेज प्रोग्राम वाला मामला है, क्या आप मुतमईन है जिस तरीके से इसको चलाया गया, जिस तरीके से चलाया जा रहा है और अब ऑनलाइन सारा निजाम हो रहा है? क्या आपकी कंसल्टेशन और आप मुतमईन है एज ए रिप्रेजेंटेटिव के, लिविंग असाइड, क्या आप बीजेपी को बिलोंग करते हैं या डॉक्टर साहब पीडीपी को बिलोंग करते हैं? एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के बताइए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बताइए, क्या आप दिल पर हाथ रख के मान रहे हैं कि सिस्टम इज ऑल राइट, आपको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? लगता है वहां राब्ता कट गया जी, दोबारा जरा दे दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन जब तक मेरा ये राब्ता बन पाता मैं वापस चलूंगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब आपके पास आऊंगा। ओवरऑल अब सिचुएशन को हम कैसे असेस करें? पॉलिटिकली जो फोर्सेस हैं इस वक्त, इलेक्टेड फोर्सेस हैं, वो ये कह रही है कि जनाब हमारी कहीं से नहीं है, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। ऊपर जो लोग बैठे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनाब ऑल इज वेल और सब कुछ कंसल्टेशन से चल रहा है। ये मिसकम्युनिकेशन है या समझने की और कुछ भी जरूरत है? अशफाक साहब, बड़ी बदकिस्मती है जो कथनी और करनी में फर्क है। जो पंचायती राज एक्ट है अगर हम उसको पढ़े, वो इतना अच्छा एक्ट है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पंचायती राज एक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो या तो हम एरोगेंस कहेंगे या दो चीजें हैं, या तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन को और ब्यूरोक्रेसी को पंचायती राज एक्ट समझ नहीं आ रहा है, या वो समझना नहीं चाहते क्योंकि ऊपर से उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के बावजूद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं और हमसे जो हमारे जो पंचायती राज एक्ट ने हमारा एक, जब पिछली बार गवर्नर साहब आए थे पुलवामा में तो उन्होंने एक सवाल पूछा और चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक सवाल पूछा कि आप बताइए जितना भी कैपेक्स बजट है ये आपकी कंसल्टेशन के बगैर आता है कि नहीं? तो वहां पे बहुत सारा उस पर बहस हुआ क्योंकि जो कैपेक्स बजट है 29 डिपार्टमेंट हमारे जो पीआरआई एक्ट के अंडर आते हैं, उन्होंने जब भी कोई भी कहीं पे कोई प्रपोजल बनाना है, बजट बनाना है, कहीं किसी गांव से प्रपोजल आता है तो उनको कंसल्टेशन लेनी होती है काउंसिल की। उनको पीआरआईज को और खासकर डीडीसीज को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। और अगर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके रिलेटेड जितने भी 29 डिपार्टमेंटों के काम है उनने, लेकिन हमारा क्या होता है जिस दिन हमने बजट पास करना है या तो हमें फोन आए हमारे 71 लाख हैं जी आपके, उसका आप बजट दे दीजिए, वो हमने प्लान दे दीजिए 71 लाख का, घर बैठ के कहीं गए कहीं
नहीं गए, दे ठीक है दिया। जी। लेकिन जो हमारा कैपेक्स बजट है, आप सुनिए, जी। कैपेक्स बजट में मैं हमें आपके लाख पास- का दस्तखत दिया जाता है, अल्ताफ साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, बस आ रहा हूं। जी चलिए अब लास्ट कमेंट दे दीजिए, ये मुझे समझाइएगा, क्या मिसकम्युनिकेशन है? कंसल्टेशन नहीं होती। ठीक है जी। मैं अवतार साहब आपके पास हूं, लास्ट कमेंट दे दीजिए, ये मिसकम्युनिकेशन है या आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत आपने? ऐसा गवर्नर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 1 मिनट लेके सुनना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो धीरज रखें और मेरी बात को सुने। जी जी। 71 लाख का बजट आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी में दिया गया हुआ है। इनके कहने का मतलब है कि असेंबली इलेक्शन का जो एक इलेक्टेड एमएलए का बजट होता है वो भी इसी को दे दें उसके साथ उठाने के लिए। कल इलेक्टेड असेंबली बनती है, उसको एमएलए को क्या देंगे? वो क्या देंगे? चूड़ियां देंगे या उनके पास कांटे उठाने के लिए देंगे? 71 लाख रुपए का बाकी सरकारों ने, और इसमें यही है कि हमने अपनी इलेक्टेड जो कंस्टिट्यूंसी हमारी है उसमें रेवेन्यू जनरेशन का प्रावधान है। वो आप लेवी करके, बस अड्डे की फीस लेके, प्रॉपर्टी का टैक्स लेके, ये जाके फिर ये इलेक्टेड जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये तब स्ट्रांग होंगी। ये हम हमेशा रिसीविंग एंड पे कैसे रहेंगे? हमको कभी गिविंग एंड पे भी देना चाहिए। अच्छा जी, बस अगर हमने करोड़ रुपए की कोठी बनाई है, सर करोड़ रुपए की एक चीज समझाइएगा मुझे, क्या आप सेटिस्फाइड है? क्या आप सेटिस्फाई है निजाम से, जिस निजाम से काम चल रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, क्या आप सेटिस्फाई हैं? ये सेटिस्फाइड हैं। इसमें अभी देखिए जी, अभी यहाँ 40 साल हो गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। हमारे अभी वी आर जस्ट अपकमिंग इंस्टीट्यूशंस। हमारे जितने हमारी डिसेंसी है इतना इख्तियार हमारे पास है। कोई एरोगेंट जाके बने, कोई बोले कि हम बादशाह बन गए हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के, ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिट के अंदर काम करना होगा, अपने बजट के अंदर काम करना होगा। अथॉरिटी कितनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर कैसा मानते हैं और कैसा जानते हैं। अच्छा, ये यानी आप लोगों ने करेक्ट करना है। यही तो मसला है ना, फिर तो यही इल्जाम है आप पर कि बीजेपी वाले मेंड करवाते हैं जी सरकार को अपने अपने तरीके से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब डिट्रैक हो चुका था। ट्रैक पे आने के लिए ये हजम करना पड़ेगा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को, ये चीजें हजम करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि वक्त यहां पर खत्म हुआ चाहता, मैं माजरत चाहता हूं आप दोनों का, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था जी, टैक्स कलेक्शन जो लोकली करना है जी, ये कितना जरूरी है और इससे कितना एम्पावर होंगे, निजाम कितना एम्पावर होगा, इस पर बात करना है और इस पर लगातार बात होती रहेगी, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में कुछ और भी देखने को